पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज बड़ा दिन। ईटानगर को आज मिलेंगे 254 दूरसंचार टावर। ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव राष्ट्र को समर्पित करेंगे टावर। कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग में आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बड़ी उड़ान। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह का होगा प्रक्षेपण। आज है अक्षय तृतीया। उत्तराखंड में आज पवित्र गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही होगी 4 धाम यात्रा की शुरुआत। भारत समेत दुनिया भर में जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है ईद उल फितर। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी ईद की बधाई। आज है विश्व पृथ्वी दिवस। लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मनाया जाता है आज का दिन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत है प्रतिबद्ध। और आईपीएल में आज होंगे 2 अहम मुकाबले। दिन के पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत गुजरात टाइटंस से, वहीं दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज बड़ा दिन है। ईटानगर को आज 254 दूरसंचार टावर मिलेंगे। ईटानगर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान राष्ट्र को ये टावर समर्पित करेंगे। विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। ये टावर्स उन गांवों में 4G कवरेज प्रदान करेंगे जहां ये सेवा अभी तक नहीं पहुंची है। इसके जरिए 336 गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी और 70,000 से अधिक ग्राहक इससे लाभान्वित होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:19 पर सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ये लॉन्च इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च वाहन पर होगा। इसरो लॉन्चिंग में PSLV C-55 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट रहा है। टेलियोस 2 एक धरती अवलोकन उपग्रह है जो 750 किलोग्राम वजन का है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी होती है जो 1 मीटर के रेजोल्यूशन के साथ डेटा प्रदान करती है। उपग्रह को फरवरी में सिंगापुर से भारत लाया गया था। इसे ST इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। टेलियोस 2 उपग्रह विभिन्न एप्लीकेशन के लिए इमेजरी प्रदान करेगा, जैसे हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग और हेज मैनेजमेंट। एविएशन दुर्घटनाओं और खोज और बचाव ऑपरेशन में भी ये सहायक होगा। गुयाना दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कैरिबियाई समुदाय के महासचिव कार्ला नताली बार्नेट के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच पारंपरिक और साथ ही सहयोग के नए क्षेत्रों में भारत कैरिकॉम संबंधों को तेज करने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्री डॉक्टर अमेरी ब्राउन से भी मुलाकात की। जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य डोमेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बात की गई और बहुपक्षीय मंचों पर अपना सहयोग जारी रखेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बारबाडोस के विदेश मंत्री कैरी साइमंड से मिलकर खुशी जाहिर की और अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य और कौशल के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। गौरतलब है कि इससे पहले जयशंकर ने गुयाना में सूरीनाम के समकक्ष अल्बर्ट रामदीन के साथ भी बैठक की
और दोनों देशों के बीच पुराने संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। जयशंकर देश के 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को गुयाना पहुंचे थे। पुंछ आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए लांसनायक देवाशीष बिस्वाल को भुवनेश्वर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों ने सेना के ट्रक को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया था। भाजपा नेता संबित पात्रा ने शहीद लांसनायक देवाशीष बिस्वाल को श्रद्धांजलि दी। आज उड़ीसा के लिए बहुत ही दुख का दिन भी है और बहुत ही गौरव का दिन भी है। दुख का दिन इसलिए है क्योंकि लांस नायक श्री देवाशीष बिस्वाल जी आज हमारे बीच नहीं रहे, वो शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें शहीद हुए हैं। और गौरव का विषय इसलिए है क्योंकि जब भी कोई शहीद होता है, जब शहादत को प्राप्त करता है, स्वाभाविक रूप से हम सबको वो रोमांचित करता है। माँ भारती के लिए लड़ते हुए वो अपने पराक्रम को पूरे भारतवर्ष को और विश्व को दिखाता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ट्वीट कर बताया कि उन्होंने सुखबीर बादल से बात की और अस्पताल में भर्ती पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके अच्छे स्वास्थ्य व शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 2 दिन के नागालैंड राज्य के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने आज सीमावर्ती अवाखुंग सहित कुछ अन्य गांवों का दौरा किया। साथ ही डॉक्टर एल मुरुगन ने इस गांव में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया। इससे पहले दौरे के पहले दिन केंद्रीय मंत्री फेक जिले में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। 30 मई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए थे। उन्होंने बताया था कि इस महामारी में किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की है। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की है। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। और बुलेटिन में यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ईंट पत्थरों से बने घर आपने बनाते देखा होगा और सुना भी, लेकिन क्या आपने कभी प्लास्टिक वेस्ट से बनाए गए घर के बारे में सुना है? जी हां, इंडोनेशिया में कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है पर्यावरणविद गैरी बेंचेघिब ने। इस अनोखे घर के निर्माण में 35,000 प्लास्टिक कचड़े के बैग का उपयोग किया गया है। इसके अलावा घर में एक किचन, बाथरूम और छत भी है। ये घर बाहर से देखने में भले ही साधारण हो, लेकिन अंदर से ये बेहद ही आलीशान है और तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है।
घर की एक कहानी होती है और हर कहानी में एक घर होता है। ऐसी ही एक कहानी है इंडोनेशिया में प्लास्टिक वेस्ट से बने एक घर की। इंडोनेशिया के पर्यावरणविद गैरी बेंचेघिब ने प्लास्टिक वेस्ट से बने एक घर को अपना आशियाना बना लिया है। पिछले कुछ महीनों में ये घर उनके जीवन में रच बस सा गया है। वैसे तो ये घर मात्र 12 वर्ग मीटर में बना हुआ है, लेकिन सभी प्रकार की जरूरत की चीजें इस घर में मौजूद हैं। मॉड्यूलर किचन, बाथरूम, बेडरूम और इंटरनेट समेत तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये घर। अचरज की बात है कि इस घर को प्लास्टिक और वेस्ट स्ट्रॉ की मदद से तैयार किया गया है। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न हम नदियों से इकट्ठा होने वाले बेकार प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करें, और देखिए यह वास्तव में सच हो गया। इंडोनेशिया के पर्यावरणविद गैरी बेंचेघिब ने इसकी शुरुआत की सुंगई वॉच आंदोलन से। सुंगई वॉच आंदोलन समुद्र में जाने वाले प्लास्टिक कचरे को रोकने का प्रयास था। गैरी ने 2 साल पहले बाली और जावा के आसपास बंद नदियों, गंदे समुद्री तटों और अवैध कचरा डंपिंग स्थलों को साफ करने का प्रण लिया था। अब गैरी बड़े पैमाने पर प्लास्टिक घरों का निर्माण प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित लोगों के लिए करना चाहते हैं। बाली के हाई एंड बीच क्लब जीरो वेस्ट एफर्ट अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्लब में उपयोग में आने वाली कुर्सियों और सजावट की तमाम चीजों को प्लास्टिक वेस्ट से तैयार किया गया है। यह रचनात्मकता पर आधारित एक वास्तविक प्रक्रिया है। हम रोज जमा होने वाले कचरे को देखते हैं और सोचते हैं कि हम विज्ञान, डिजाइन, विभिन्न तत्वों के जरिए कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। हम रचनात्मक होने का प्रयास करते हैं। 2021 में इंडोनेशिया में लगभग 9,15,500 टन कचरा जमा हुआ था। इसको देखते हुए बाली में स्थानीय प्रशासन ने सुपरमार्केट्स में प्लास्टिक बैग के उपयोग पर पाबंदी लगा दी। अब सरकार, पर्यावरणविदों और आम लोगों का प्रयास है कि प्लास्टिक का कम उपयोग किया जाए और कैसे प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए, इसकी भी कोशिशें जारी हैं। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। इस साल की थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जागरूक करवाना और पर्यावरण को क्षति से किस तरह बचाया जा सकता है, इसके प्रति सचेत करना है। पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी के शोषण से ज़्यादा उसके बचाव पर ध्यान केंद्रित करना और जितना हो सके सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली जिंदगी जीना, जिससे पृथ्वी भी हमारी तरह खुश और खिलखिलाती हरी भरी रह सके। पर्यावरण की सुरक्षा आप सिर्फ पौधे लगाने भर से ही नहीं कर सकते, बल्कि ऐसी कई आदतें हैं और काम हैं जिन्हें करने पर पर्यावरण को बचाया जा सकता है, या कहें पर्यावरण का ख्याल रखा जा सकता है। अपनी छोटी छोटी कोशिशों से आप भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। और वहीं पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है, पृथ्वी दिवस पर मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा, पृथ्वी को हमने सजीव माना है। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपस, पृथ्वी दिवस है और पर्यावरण की रक्षा करना, पृथ्वी को बचाना, और पिछले कुछ सालों में जिस तरह की मुहिम चली है उसमें हमने देखा है कि भारत पूरी दुनिया में अगुवा बना है। चाहे प्रधानमंत्री की ओर से सोलर अलायंस की बात कही गई हो, लाइफ की बात कही गई हो, उसके अलावा अगर हम देश के अंदर ही देखें तो अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान है। आप भी वहाँ पर मौजूद थे जब चीतों को लाया गया था नामीबिया से, और इसके अलावा कई अन्य ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है इस दिवस को सिर्फ मनाना ही नहीं, बल्कि अपने कुछ कदम आगे बढ़ाना पृथ्वी को बचाने के लिए।
जोशी जी, सबसे पहले तो ये कि इसको जीना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले हम जब भी बात करते हैं कि ये जो इवेंट है, ये जो हम बात करते हैं कि अर्थ डे है, वर्ल्ड अर्थ डे, 1970 में ये शुरू तो हुआ था अमेरिका से, लेकिन अगर हम अपने वेद्स, हमारे उपनिषद, इनके में देखें तो वहां पे सतत विकास के बारे में हमेशा से ही जानकारी दी गई थी, हमेशा से ही हमारी जीवन शैली में सतत विकास था। और यही वो रीजन है कि आज के डेट में अगर भारत 1.23 बिलियन लोग, सबसे ज्यादा अगर हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, उसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सतत विकास पे बहुत खासा जोर दिया जा रहा है। इनफैक्ट हम लोग इस वक्त थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी की, यानी कि जिस एनर्जी को हम जो फॉसिल फ्यूल से नहीं, जो कि सोलर या विंड या वाटर, इन सब चीजों से एनर्जी होता है। तो अगर हम कहते हैं कि एक विकासशील देश है जो कि विकसित होने की राह पे चल पड़ा है, उसमें इतनी बड़ी बात है कि उसको किस तरीके से एनर्जी की जरूरत है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है। और उसके बावजूद हम जब स्कॉटलैंड में जब COP26 हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान दिया था, कहा था कि भारत 2070 तक नेट जीरो, यानी कि जो कार्बन जो एमिशन है वो एकदम नील कर देगा। और इसी के मद्देनजर हम देख पा रहे हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहिए, लाइफ प्रोजेक्ट कहिए, या जिस तरीके से जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे जो एक खासा जोर दिया जा रहा है, वो इसी चीज का ही एक अहम अंग है। और यही बार बार मैं कहना चाहूंगा कि ये रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से नॉन फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी को लेके हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस है। हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, सोलर पावर, सोलर अलायंस से जिस तरीके से आ रहा है, तो वो अपने आप में दर्शाता है कि कितना भारत सजग है, कितना आत्मनिर्भर बनना चाहता है एनर्जी के हिसाब से। और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि लाइफ साइंस जो है, लाइफ का जो मंत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक आह्वान है, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि हम लोग बात करते हैं कि पर कैपिटा कंजम्पशन, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन की, तो और पोल्यूशन की, तो अगर हम बात करें, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि बात करते हैं वर्ल्ड अर्थ डे और हम लोग जो विकसित देश है बात करते हैं कि पोल्यूशन कम होनी चाहिए, नेट जीरो होना चाहिए, लेकिन आज भी अमेरिका में पर कैपिटा जो एमिशन है वो करीब 16 के ऊपर है, 16 मिलियन टन के ऊपर है पर कैपिटा पे अमेरिका में। और चाइना में करीब 6 के ऊपर है, 6.8 के करीब है। और वही भारत जो कि हमें पता है कि हमारा एक समय में, आज से करीब 8-10 साल पहले जो एनर्जी कंजम्पशन था वो करीब 60 से 70% कोल बेस्ड एनर्जी के ऊपर बेस्ड था, वो आज के डेट में 1.8 के करीब है कंजम्पशन जो पर कैपिटा जो होता। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और यही बात मैं बार बार कहना चाहूंगा कि जो विकसित देश है उनको भारत से एक तरह से सीख लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक तरह से लीड कर रहे हैं उसमें इनको आना चाहिए। और अगर हम सही में सीरियस है पूरे विश्व को, पूरे अर्थ को बचाने में, तो ये जो अग्रणी भूमिका भारत निभा रहा है उसमें इन लोगों को अपना खासा योगदान देना पड़ेगा। शुक्रिया तापस इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम का आज प्रकटोत्सव है। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान श्री परशुराम का प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और मां रेणुका की संतान हैं। परशुराम जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। फरसा भी उन्हीं में से एक था। फरसा को परशु कहा जाता है, इसलिए परशु मिलने के बाद उनका नाम परशुराम हुआ।
ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी 7 चिरंजीवी में से एक हैं और आज भी धरती पर जीवित मौजूद हैं। भगवान श्री परशुराम के प्रकटोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस, विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। भारत समेत दुनिया भर में जोशो खरोश के साथ ईद उल फितर मनाई जा रही है। आज ही के दिन महीने भर के रमजान का समापन भी होता है। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अता की जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। ईद के अवसर पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और ईद उल फितर के मौके पर मुंबई की माहिम दरगाह में लोगों ने नमाज अता की। ईद उल फितर का त्यौहार भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल के ईदगाह में ईद पर लोगों ने नमाज अता की। शुक्रवार को चांद के दीदार के साथ ही शहर काजी ने ईद की घोषणा कर दी थी। गुवाहाटी में ईद उल फितर के अवसर पर लोगों ने दक्षिण गांव ईदगाह मैदान में नमाज अता की। ईद के मौके पर देश भर की मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी है। और वहीं कोलकाता में ईद उल फितर के अवसर पर लोगों ने रेड रोड पर नमाज अता की। पटना में लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर गांधी मैदान में नमाज अता की। जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर के अवसर पर जम्मू के ईदगाह में लोगों ने नमाज अता की। एक और छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सूडान में ईद उल फित्र पर संघर्ष विराम रखने के आह्वान के बावजूद राजधानी खार्तूम में सड़कों पर संघर्ष जारी है। संघर्ष में शामिल अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने कहा कि वो 3 दिन के युद्ध विराम पर सहमत हो गए थे, लेकिन ईद के पहले दिन बमबारी, गोलाबारी और बंदूक से हमले जारी रहे। संघर्ष के कारण खार्तूम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी भी बंद है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वहां से यूरोपीय नागरिकों को निकालने की योजना बनाई जा रही है। ब्रिटेन के समाचार चैनल के अनुसार ब्रिटेन ने सूडान से अपने दूतावास कर्मचारियों और नागरिकों को निकालने के लिए विदेश में एक हवाई अड्डे पर सैनिकों और विमानों को तैयार रखा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सूडानी सेनाध्यक्ष जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल समूह रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो से बात की है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल के बीच पिछले सप्ताह से चल रहे संघर्ष में कम से कम 400 लोगों की मौत हुई है और हजारों लोगों को देश से बाहर भागना पड़ा है। कनाडा सरकार ने शुक्रवार को यूक्रेन के लिए फिर से सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। 39 मिलियन कनाडाई डॉलर की घोषणा में 40 स्नाइपर राइफलें, 16 रेडियो सेट और रूस के खिलाफ युद्ध में कीव की मदद करने के लिए नाटो कोष में दान शामिल है। कनाडा की ओर से दी गई सहायता में राइफलों के लिए गोला बारूद भी शामिल है। इस सैन्य सहायता की घोषणा रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस में की, जहां नाटो के रक्षा अधिकारी यूक्रेन के लिए सैन्य आपूर्ति पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हर एक संघीय एजेंसी को सभी के लिए पर्यावरण न्याय की दिशा में काम करने और जहरीले प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित समुदायों के जीवन में सुधार करने का निर्देश दिया। आदेश व्हाइट हाउस के भीतर सरकार के प्रयासों को समन्वित करने के लिए पर्यावरण न्याय का एक नया कार्यालय स्थापित करेगा। फरवरी में पूर्वी ओहायो में एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने पर खतरनाक रासायनिक फैलाव हुआ। इस आपदा ने सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, जिसकी वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ। जो बाइडेन ने कहा कि यह आदेश वर्षों की नीतियों को उलटने का काम करेगा, जिसमें भेदभावपूर्ण आवासीय रेड लाइनिंग शामिल है, जो काले और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को चोट पहुंचाती है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा।
हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली गत विजेता गुजरात टाइटंस 5 मुकाबलों में 3 जीत के साथ अंक तालिका में चौथे पायदान पर काबिज है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 4 में जीत हासिल हुई है और ये टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर स्थित है। पिछले मुकाबले में लखनऊ ने राजस्थान को हराया था, जबकि गुजरात टाइटंस को राजस्थान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज होने की होगी। वहीं आज दिन का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन लगभग एक समान रहा है। मुंबई 5 मैच में 2 हार और 3 में जीत हासिल कर चुकी है। वहीं पंजाब की बात करें तो उसने अभी तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 3 में जीत और 3 में हार नसीब हुई है। मुंबई ने जहां अपने पिछले मुकाबले को जीता है, तो वहीं पंजाब को उसके पिछले मैच में आरसीबी के हाथों करारी शिकस्त मिली थी। इस मुकाबले में पंजाब की टीम उम्मीद करेगी कि उनके कप्तान शिखर धवन ठीक होकर वापसी करें। वहीं मुंबई भी चाहेगी कि रोहित अपने फॉर्म को बरकरार रखें। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता लंबी कूद के एथलीट मुरली श्रीशंकर के विदेश में ट्रेनिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्रीशंकर इस साल होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियाई खेलों की तैयारी के लिए यूनान में 1 महीने से अधिक समय तक अभ्यास करेंगे। इस दौरान उनके कोच शिवा शंकरन मुरली भी उनके साथ रहेंगे। उनके इस अभ्यास की लागत टॉप्स के तहत वहन की जाएगी। श्री शंकर के अलावा मिशन ओलंपिक सेल ने अपनी 95वीं बैठक में पैदल चाल के एथलीट प्रियंका गोस्वामी, संदीप कुमार और जुडोका लिनथोई चनबम के विदेशों में ट्रेनिंग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।